classes. तो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की, यानी बात कर रहे हैं हम इस दुनिया के 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। जाहिर सी बात है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं। ये सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। स्टूडेंट्स, इस डाइवर्सिटी में कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अपन लोग ही जो आज मल्टी सेलुलर हैं, बट इफ यू गो बैक टू रिड्यूस योर नंबर ऑफ बॉडी सेल्स, then finally you will end up at single celled stage, and that stage was the zygote. हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो फर्स्ट स्टेज होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सिंगल सेल स्टेज होता है और वह है जाइगोट। उसी एक सेल जाइगोट से आज इस ह्यूमन बॉडी में लगभग 250 तरह के, अबाउट 250 टाइप्स ऑफ सेल्स बन रखे हैं, जिससे ये बॉडी फुली ऑर्गेनाइज्ड है। पर सवाल यह है कि ये ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के कैसे हो गए? एक ही जाइगोट से डिवाइड होकर नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़े। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सेल्स कैसे हो गए? स्टूडेंट्स, सेल्स के अंदर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर हम बायोकेमिकल की बात करें तो मोस्ट ऑफ दी सेल्स में वही बायोकेमिकल्स हैं, लेकिन सेल्स के नेचर अलग अलग हैं। किसी सेल का नेचर उसके कॉम्पोजिशन, उसके कंस्टिट्यूएंट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच इंटरेक्शन कैसा है। ठीक उसी तरह जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं तो उस टिश्यू का नेचर इस बात से डिसाइड होता है कि उस टिश्यूज में जो सेल्स हैं उनके आपस में इंटरेक्शन कैसा है, ना कि उनमें सेल्स कैसे हैं। नेचर ऑफ अ टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शंस अमॉन्ग देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। आप इसको ऐसे एक एग्जांपल से मान सकते हैं। एक संस्था में कई काम करने वाले लोग होते हैं, सबों के अगर आप इंडिविजुअल वर्क देखें अलग अलग होते हैं, लेकिन उस संस्था के बारे में अच्छा खराब या जो भी फीडबैक हम देते हैं वो इस बात पर नहीं देते कि उसमें लोग कौन हैं, वो इस बात पर देते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बीच इंटरेक्शन कैसा है, उनके बीच समन्वयन कैसा है। ठीक उसी तरह जब हम एक टिश्यू बोलते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको बनाने वाले सेल्स हैं। अतः उन सेल्स के बीच में जिस प्रकार का इंटरेक्शन होगा वही इंटरेक्शन उस टिश्यू के नेचर को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन is called an organ.
एक ऑर्गन का नेचर भी इस बात पर डिटरमाइन होता है कि उनके जो कंस्टिट्यूएंट टिश्यूज हैं उनमें कैसा इंटरेक्शन है। एंड सिमिलरली ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें ओरल कैविटी भी है, टंग भी है, टीथ भी है, सैलिवरी ग्लैंड भी, इसोफेगस भी, स्टमक भी, स्मॉल इंटेस्टाइन भी, लार्ज इंटेस्टाइन भी, लीवर भी, पैनक्रियाज भी, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी, क्रिप्स ऑफ लिवर कून भी, ब्रूनस ग्लैंड भी, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। पर ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज डाइजेशन। और इसलिए इनके ग्रुप को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ऑर्गेनिजम्स में एडवांसमेंट हुआ, इस तरह से ये डाइवर्सिटी हुई। और अगर हम इस डाइवर्सिटी में देखें तो सबसे बड़ी डाइवर्सिटी, जहां सबसे ज्यादा स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, लार्जेस्ट डाइवर्सिटी, ये लार्जेस्ट डाइवर्सिटी हमारे को मिलता है इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अगर हम इंडिया में बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अधिकांश हिस्सा अंडमान एंड निकोबार और हमारे ईस्टर्न स्टेट्स जैसे असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, इनमें पड़ते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कम और बाकी से ज्यादा, यानी सेकेंड लार्जेस्ट डाइवर्सिटी का जो प्लेस है वो समंदर में फैला हुआ कई कई किलोमीटर का वो एरिया जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं। सो सेकेंड लार्जेस्ट डाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, ये हमें मिलता है इन कोरल रीफ। अब सवाल है कि इस डाइवर्सिटी को पढ़ना, इतने स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जानना, अगर हम एक एक करके जानेंगे, हमारे पास अगर उसका तरीका नहीं होगा तो शायद हमारी कई पीढ़ी बीत जाएगी और दुनिया की इस डाइवर्सिटी को हम समझ नहीं पाएंगे। और हमें इस छोटे से समय में, छोटे से जीवन में समझना है तो स्टूडेंट्स, इसका कोई तरीका बनाना पड़ता है। और इसका जो तरीका बनाया गया, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाए, समझ पाए, उस तरीका को कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स कोई नई शब्द नहीं है। ह्यूमन सिविलाइजेशन से, ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या? हर एक ऑर्गेनिजम्स, हर एक एनिमल्स जिसमें कुछ कॉन्शियसनेस है, जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है, और खास तौर पर एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स भी सिस्टमैटिक काम करते हैं। जैसे अगर हम एक टेलर बर्ड, एक दर्जिन चिड़िया, किसी चिड़िया के घोंसले को देखते हैं तो वो चिड़िया एक एक तिनका ला करके उसको जोड़ती है और एक घोंसला तैयार कर लेती है अपने अनुसार, जो उसे सूटेबल है। लेकिन हम इंसानों को अगर वही एक एक तिनका दे दिया जाए तो शायद हम वैसा घोंसला तैयार नहीं कर पाएंगे। जबकि इसके लिए चिड़िया किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करी है कि घोंसला कैसे बनाया जाए। यह उसका जेनेटिक गुण है जो परिस्थितियों से सीखा है उसने।
इसलिए हम नहीं बना पाते स्टूडेंट्स कि हमें उन तीनकों को सिस्टमेटिक करना नहीं आता, लेकिन चूंकि बर्ड्स को उस घोंसले की जरूरत है, इसलिए उसने उन तिनके को सिस्टमेटिक अरेंज करना भी सीख लिया है। हमें डायवर्सिटी को समझना है, इसलिए हमें इस ऑर्गेनिजम्स को, इन डिफरेंट स्पीसीज को भी इसी तरह सिस्टमेटिक अरेंज करना पड़ेगा। और इसी अरेंजमेंट को सिस्टमेटिक्स कहते हैं। यह सिस्टेमा शब्द एक लैटिनाइज्ड वर्ड है जिसका मीनिंग अरेंजमेंट होता है, और इस सिस्टेमा शब्द का सबसे पहले उपयोग कैरलस लिनियस ने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में किया था। सो स्टूडेंट्स, जब कैरलस लिनियस ने सिस्टेमेटिक डायवर्सिटी का किया, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटाइज करना शुरू किया, तो उस समय उन्होंने सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए सिस्टमेटिक अरेंज किया। उस वक्त शायद ऑर्गेनिजम्स के आपस के रिलेशन को समझने में उतनी ही कैरेक्टर्स ध्यान में आ रहा था या हम ऑब्जर्व कर पा रहे थे लोग। पर जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति हुई, लोगों की सोच और तर्क विकसित हुई, सिस्टमेटिक को एक नया रूप दिया गया और उसे कहा गया नियो सिस्टमेटिक्स। नियो फॉर न्यू, नियो सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स की शुरुआत कैरलस लिनियस ने करी थी, जबकि नियो सिस्टमेटिक्स की शुरुआत जूलियन हक्सले ने किया। स्टूडेंट्स, जहां सिस्टमेटिक्स में ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया गया था सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर, वहां न्यू सिस्टमेटिक्स में ऑर्गेनिजम्स के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में उनके सारे कैरेक्टर को ध्यान में रखा गया, सारे कैरेक्टर का स्टडी किया गया, सारे कैरेक्टर्स का को बेस बनाया गया, जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, डेवलपमेंटल हिस्ट्री और तो और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी। एंड नाउ स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी का वह खास ब्रांच जिसमें हम इस डायवर्सिटी को समझने के लिए ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर स्टडी करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एफिनिटीज, दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसका रिलेशन का स्टडी करते हैं। बायोलॉजी के इस ब्रांच को हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी टर्म दिया सबसे पहले A.P.D. कैंडोल ने। टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि प्रेजेंटली दुनिया में इतने स्पीसीज हैं, ये सारे हमारे सराउंडिंग में तो नहीं है, सबको एट ए टाइम हमने देखा भी नहीं है और आज तक नहीं देखा है, लेकिन फिर भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में किस किस तरह के एनिमल्स और किस किस तरह के प्लांट्स हैं, ये कैरेक्टर हमें पता है। और जब हमें ये कैरेक्टर पता है, तभी जब पहली बार वो ऑर्गेनिजम्स हमसे मिलेगा, हम उसे देखेंगे, तो हमें उसे पहचानना आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। हम टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टराइजेशन करते हैं, जिससे हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं।
स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बाद जितने ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स के बारे में हमें स्टडी होगा, हम उसे उतना आसानी से और उतना कॉन्फिडेंटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जब आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम उसको अरेंज कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स को एक खास समूह में रखते हैं और टैक्सोनॉमी में हर समूह को एक टैक्सॉन कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। लेकिन इन टैक्सा में क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स की पहचान जरूरी है और पहचान सही करने के लिए उसके कैरेक्टर के बारे में जानना जरूरी है। तो बात क्लासिफिकेशन की होती है और ये क्लासिफिकेशन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिस्टेमेटिक्स अरेंजमेंट ऑर्गेनिजम्स का कैरलस लिनियस ने स्टार्ट करी, लेकिन और हम कैरलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन अपनी जरूरत के हिसाब से ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी शुरू हुआ है। जब ये ऑर्गेनिजम्स का आज का मॉडर्न क्लासिफिकेशन नहीं था, तो एंशिएंट टाइम में भी लोग खाने वाली चीजों, खाने वाले प्लांट्स, खाने वाले एनिमल्स को अलग समझते थे, उनको अलग ग्रुप में रखते थे, मेडिक्लिनल को अलग रखते थे। अलग अलग उपयोगिता के हिसाब से लोगों ने तब भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। लेकिन आधुनिक समय में उस क्लासिफिकेशन से हम ज्यादा डाइवर्सिटी को नहीं समझ सकते, इसलिए हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स का बेस्ड है उनके मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स पर, उनके साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर, उनके डेवलपमेंटल हिस्ट्री पर और उनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर। क्लासिफिकेशन के बाद हम टैक्सोनॉमी में बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स के नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर मीन्स नाम देना। हमारा आपका सबका कोई ना कोई नाम है। हमारे अपनों ने, हमारे घर वालों ने, हमारे पेरेंट्स ने हमारा नाम रखा है। नाम इसलिए नहीं रखा उन्होंने कि वो मुझे इस नाम से पहचाने। हमारे अपनों ने, हमारे पेरेंट्स ने हमारा नाम इसलिए रखा है कि दुनिया के लोग हमें इस नाम से पहचाने। सो स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिजम्स का इसलिए किया जाता है कि जो लोगों ने उस ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी की है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टडी किया है, उनके अलावा भी लोग उस ऑर्गेनिज्म का नाम जान सके, याद रख सकें, उसे समझ सकें, पहचान सकें। जहां तक नोमेनक्लेचर, जहां तक नाम देने की बात है, तो नोमेनक्लेचर की दो पद्धतियां हैं। इस नोमेनक्लेचर की दो पद्धतियों में नोमेनक्लेचर की एक पद्धति है जिसे कहते हैं हम लोग कॉमन नोमेनक्लेचर, या इसे कहते हैं वर्नैकुलर नोमेनक्लेचर। ये कॉमन नोमेनक्लेचर किसी ऑर्गेनिजम्स का ऐसा नाम है जो किसी जगह के लैंग्वेज है, जो वहां का रीजनल लैंग्वेज है, उसमें वहां के लोग उसे पुकारते हैं, उसे जानते हैं, उसको पहचानते हैं। जैसे हम कॉमनली बोलते हैं कि ये तीतली है,
ये बटरफ्लाई है, ये केला है, ये बैगन है, ये भिंडी है, ये फूल गोभी है, ये बंद गोभी है। किसी ऑर्गेनिजम्स का जो नाम वहां के लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में रखी जाए, उस नाम को हम कॉमन नेम कहते हैं, वर्नाकुलर नेम कहते हैं। फ्रेंड्स, कॉमन नेम से वहां के लोगों को उस ऑर्गेनिजम्स को पहचानना आसान होता है। चूंकि वो लोकल लैंग्वेज है, लोकल भाषा है, तो वहां के लोगों को उस नाम का उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन करना भी आसान होता है। बचपन से सुनते आते हैं, इसलिए उसे याद रखने के लिए अलग से एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता, उसे याद रखना भी आसान होता है। पर क्या किसी ऑर्गेनिजम्स का कॉमन नेम, लोकल नेम, वर्नाकुलर नेम का इस्तेमाल इस साइंटिफिक स्टडी में संभव है? नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि अगर हम अपने इस भारतवर्ष को ही लें तो ये भारतवर्ष भाषाओं के मामले में और वेशभूषा के मामले में, संस्कृति के बारे में मामले में, कई अनेक मामलों में ये सबसे बड़ी विविधताओं का देश है। स्थान के अनुसार, जगह के अनुसार भाषा बदल जाते हैं। अगर आप देखें, जब भाषा बदल जाएगी तो उस ऑर्गेनिजम्स का दिया गया नाम भी बदल जाएगा। जैसे जहां हिंदी बोलते हैं तो हम तितली बोलते हैं, अंग्रेजी में उसी को बटरफ्लाई बोलते हैं, तो बांग्ला में उसी को प्रजापति बोलते हैं। स्थान बदल गए, क्षेत्र बदल गए, वहां की स्थानीय भाषा भी बदल जाती है, इसलिए दिया गया नाम भी बदल जाता है। जबकि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो साइंटिफिक नेम है, जिसका प्रयोग हम साइंटिफिक स्टडी में करते हैं, वो तो पूरे विश्व के लिए एक है। इसलिए कॉमन नेम, लोकल नेम का इस्तेमाल हम बायोलॉजिकल स्टडी में यानी क्लासिफिकेशन में नहीं कर पाते। और भी बातें हैं। कॉमन नेम हम रखते किसका है? कॉमन नेम हम उसी का रखते हैं जो हमारे आसपास है, और हमारे आसपास में भी उसी का जिसका हम इंसानों से संबंध जुड़ा है, जिसका हमारे इंसानों के लाइफ में यूजफुल या हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है। अदरवाइज अगर प्लांट्स हैं और उसके उपयोग को नहीं जानते हैं तो हम सबको जंगल बोल देते हैं। छोटे छोटे आर्थ्रोपोड्स हैं, सबको कीड़े मकोड़े बोल देते हैं। लेकिन जिसे हम जंगल बोल देते हैं, जिसे हम कीड़े मकोड़े बोल देते हैं, पता नहीं उसमें कितने स्पीशीज हैं। और डायवर्सिटी को समझने के लिए उन्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ हम उन्हीं को नहीं पढ़ते जिनका हमसे प्रत्यक्ष संबंध है, हमें तमाम स्पीशीज को पढ़ना है। इसलिए भी हम लोकल नेम का इस्तेमाल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नहीं करते। वजह यह भी है कि लोकल नेम हम उसी का जान पाएंगे जो हमारे आसपास है। जो दूसरे क्षेत्र में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उसका लोकल नेम हम जान ही नहीं पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन में यानी टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर में किसी ऑर्गेनिजम्स का वैसा नाम रखा जाता है जो यूनिवर्सल होता है, कॉमन होता है।
किसी भी ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम लैटिनाइज्ड और ग्रीक होते हैं और इन्हें लिखने का कुछ शर्त है। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन है, तो उसे अंडरलाइन कर देना चाहिए, दैट शुड बी अंडरलाइंड। और जब हम उसे प्रिंट कराते हैं तो उसका फॉन्ट इटैलिक्स होता है। साइंटिफिक नेम ऐसा एक इंटरनेशनल रूल है जिस पर बेस्ड होता है, जैसे ICBN। स्टूडेंट्स, दिस इज इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, प्लांट्स के नाम देने के लिए। ICZN एनिमल्स का नोमेनक्लेचर के लिए। इंटरनेशनल कोड्स ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICVN इंटरनेशनल कोड्स ऑफ वायरोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBACT-N इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स, ICNCP, एटसेट्रा। इस रूल्स पर बेस्ड ऑर्गेनिजम्स का नाम साइंटिफिक नेम है, जिसका टैक्सोनॉमी में इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की दो पद्धतियां हैं। एक बहुत ही पॉपुलर पद्धति है, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और दूसरी पद्धति है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो सबसे पॉपुलर सिस्टम है वह है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर।